अगर तुम्हारा खून नहीं बहा आज और ये चादर खून से लाल नहीं हुई तो तुम्हारा मैं ऐसा हश्र करूँगा कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। और आज रात तुम्हें मेरी शिद्दतों को सहना पड़ेगा। अगर सफ़ेद चादर लाल नहीं हुई तो मैं इस वक्त ही तुम्हें तलाक दे दूँगा। वो डरी सहमी आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही थी। मेरी नज़रें इसके वजूद पर टिक सी गई थी। वो नज़रें झुकाए सफ़ेद बेडशीट को घूरे जा रही थी। अगर इस सफ़ेद चादर पर तुम्हारा खून ना बहा तो मैं तुम्हारी मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा निकाह अपने भाई की बेटी के साथ कर दिया। मुझे इस पर पूरा शक था, इसलिए आज की रात में इसकी असलियत सभी के सामने लाना चाहता था। जब मैं सफ़ेद चादर बेड पर बिछाई तो ये लड़की सफ़ेद चादर को देखकर हानिया का रंग जर्द पड़ गया था। मैं इसे बेड पर ज़ोर से धक्का दिया और इसके शरारे को खींचता इसके ऊपर झुका। तुम शहर की लड़की हो और मुझे तुम पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं। कॉलेज जाने वाली लड़कियों से मुझे सख्त नफरत है। तुम तो कॉलेज के बहाने अपने यारों के साथ होटलों में जाती हो और पता नहीं इनके साथ होटलों में क्या क्या गुल खिलाती हो। और यकीनन तुम भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुकी होंगी। वह तो मुझे बस घूरे जा रही थी। हानिया मुझसे माफ़ी मांगती रही। मैं इसे सफ़ेद चादर पर ठाई झटके इसकी नरम कमरे में बहुत खामोशी थी और बेड पर गुलाब की फूलों की पत्तियां गिरी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। इस वक्त वो दुल्हन के रूप में बेड पर लहंगा फैलाए इस महल नुमा कमरे में बैठी हुई थी। ये लहंगा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसकी किस्मत किसी रानी जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हानिया का दिल सूखे पत्ते की मानित लरज रहा था। वो नाजुक सी लड़की आज मेरी बीवी बन गई और इसकी मासूमियत भरी खूबसूरती मेरे जज्बात को छेड़ रही थी। लेकिन मेरे जज्बात इस पर बिल्कुल भी निछावर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा निकाह मेरी ख्वाहिश से नहीं हुआ था, बल्कि मेरी माँ और फूफो ने मिलकर ज़बरदस्ती करवाया था। और आज ही दुल्हन बनी मेरे कमरे में मेरे बेड पर बैठी हुई थी। जब ये कमरे में बैठी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी तो मेरे कमरे में बड़े जोश के साथ दाखिल हुआ। मेरे इस तरह के जोश को देखकर वो कुछ सहम सी गई थी। मैं इसके पास गया और उसकी बाजुओं को दबोचते हुए इसे बेड से नीचे खड़ा किया और इससे कहने लगा, ये जो तुम्हारी माँ ने यूँ अचानक तुम्हारी शादी करवाई है वो भी मेरे साथ। अगर मेरी माँ मुझे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल ना करती तो तुम जैसी लड़की के साथ मैं कभी भी शादी ना करता। तुम जैसी लड़कियों की असलियत कौन नहीं जानता। खुद तुम मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त हो, लेकिन तुम जैसी लड़कियां इज़्ज़त कहलाने के काबिल नहीं होती। अब मुझे खुद जल्दी से बता दो कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ। तुमने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया जो तुम्हारी माँ को यूं अचानक तुम्हारी शादी करने की ज़रूरत महसूस हुई। वो झंझरते हुए पूछने लगा। वह हकलाते हुए मुझसे कहने लगी, अयान वो माँ बस वैसे ही मेरी आपके साथ शादी करवा दी। वो मासूमियत से बोल रही थी और अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए थी। मुझे इसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरा बस चलता तो मैं इसे कच्चा चबा जाता। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, उसका सीधा सीधा जवाब दे दो। किसके साथ अपना मुँह काला करके आई हो, सच सच बता दो। ऐसा तुमने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जो तुम्हारी माँ ने इतनी कम उम्र में ही तुम्हारा मेरे साथ निकाह कर दिया। तुम छोटी सी लड़की हो, अभी तुम्हारी कच्ची उम्र है। तुम तो सिर्फ 15 साल की हो और इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी माँ को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि अचानक तुम्हारी मेरे साथ शादी करवाने की ज़रूरत पड़ गई। मैं तुमसे पूरे 25 साल बड़ा हूँ, मेरी उम्र तो 40 साल है और मर्द के साथ तुम्हारी माँ ने इतनी आसानी से कैसे निकाह कर दिया। तुम मेरी आधी उम्र की हो, फिर तुम्हारी माँ ने क्यों मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाई है, बताओ मुझे। अब की बार में इसे गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मेरा यकीन करें, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। अब की बार दोबारा से हानिया ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से मुझसे वाकिफ़ हो कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अगर तुम्हारे हिले से मुझे कुछ भी हकीकत मालूम होगी तो तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। ये बात सुनकर वो मुझसे पीछे होने लगी। प्लीज़ आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, मुझे आपसे डर लग रहा है। तभी मैं इसे गुस्से से कहने लगा, देखो मुझे मेरी माँ ने मना किया है कि आज की रात कोई भी ज़बरदस्ती ना करूँ। वो कह रही थी कि तुम अभी छोटी हो, कम उम्र हो, तुम्हारे साथ मैं किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ कायम ना करूँ, तुम्हें बख्श दूँ। अभी तुम्हें कुछ वक्त दूँ इस रिश्ते को कबूल करने के लिए, हर चीज़ के लिए तुम्हें वक्त दूँ। मुझे इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है।
तुम माँ बेटी ने मेरी माँ को भी तुम लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। चलो मेरी माँ तो बहुत भोली हैं, वे किसी की भी बातों में आ जाती हैं। सिर्फ मेरी माँ की वजह से ही तुम यहाँ पर खड़ी हो। वह तो तुम अपनी बेटी की तरह समझती हैं, एक रहमदिल औरत है, इसलिए तुम्हारी माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम कुछ तो ऐसा तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे पल्लू से बांधा है। वह तो मुझे अभी पता चल जाएगा कि तुमने कितने पाकीज़ा मनी का सबूत तो मुझे आज रात मिल जाएगा। लेकिन खुदा गवाह है, अगर तुम पाकीज़ा ना निकली ना, तो तुमने अपने आप को पहले किसी और मर्द के हवाले किया हुआ, तो फिर देखना मैं तुम्हारे वजूद का क्या हश्र करूँगा। तुम किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहोगी। अयान फिर तुम्हें अपनी असलियत दिखाएगा। अयान से शादी करने का अंजाम तुम्हें पता चलेगा। मैं तुमसे अभी भी आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो कि अपने यारों के साथ तुमने भी जाकर होटलों में अपनी रातें रंगीन की हैं। मुझे बताओ। अब की बार मैं चिल्ला रहा था। इस खामोश कमरे में मेरी आवाज़ ऊंची हुई थी। मैं गुस्से से इसके कान से पकड़कर झंझोड़ता हुआ पूछने लगा। मेरी इस ज़ोरदार आवाज़ सुनते ही वे काँप सी गई और अपनी सफाई में रोते हुए मुझसे कह रही थी, अयान प्लीज़ आप मेरा भरोसा करें, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। मैं आपसे कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए प्लीज़। वो फूट फूट कर रो रही थी और वह भी अब की बार गुस्से से चिल्लाई। लेकिन बाहर से जितना भी गुस्सा दिखा लेती, अंदर से दिल इसका सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। चलो ठीक है मेरी जान, अभी पता चल जाएगा। तुम मुझे खुद तो कुछ भी नहीं बताओगी। ये कहकर मैंने बेड, जो कि गुलाब के फूलों की पत्तियों से सजाया गया था, चंद ही लम्हों में इस खूबसूरत सी बेडशीट को उतार के फेंक दिया। तुम्हें मालूम है ना, औरत पाकीज़ा हो तो मर्द को फ़ौरन पता चल जाता है। अभी पता चल जाएगा। यह कहकर मैंने अलमारी की तरफ गया। इसके बाद जो अलमारी से चीज़ निकाली तो हानिया के तन बदन में आग लग गई। अयान तुम कितने जाहिल हो। मैं तुम्हारी यही जहालत के वास्ते तुम्हारे साथ निकाह करना नहीं चाहती थी। मैं तुमको अपने करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक कायम नहीं करूंगी। मुझे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त चाहिए। वह घबराते हुए बोली, देखो वक्त तो तुम्हें शादी से 1 हफ्ते पहले भी मिला है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो हमारी शादी हुई है। 1 हफ्ते में सोच ले, बहाने बना लेती कि मैंने शौहर को क्या जवाब देना है, कि मैंने क्यों अपने आप किसी और मर्द के हवाले किया। मैं इसके जबड़े को दबोचता हुआ बोला तो हानिया इसके हाथ को पीछे करने की कोशिश करने लगी। अगले ही लम्हे हानिया को पीछे बेड की तरफ धक्का दे दिया। हानिया उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे छोटी उम्र की लड़की भला कहाँ मेरे 6 फुट के आदमी को अपने ऊपर से हटा सकती। मैं अपनी कमीज के बटन खोलता हुआ अपनी कमीज को उतार कर दूर उछाल चुका था, जब मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। शर्म नहीं आती मेरे सामने अपनी शर्ट उतारते हुए? वह इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। वाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। तो मुझे ये गांव का जाहिल मर्द समझती हो ना? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जाहिल क्या होता है। मुझे तो एक पाकीज़ा लड़की चाहिए थी, तुम जैसी नहीं चाहिए थी। हानिया ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया। बस भी कर दो, आपके मुंह से गंध आ रही है, बकवास किए जा रहे हो। खबरदार, जो अब आपने दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की तो, और मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं भी इस रिश्ते को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना ही मैं अभी इस रिश्ते को कबूल करूँगी। मुझे कुछ वक्त चाहिए। हानिया भी गुस्से से बोले जा रही थी। जब इसकी कमर की तरफ मेरे हाथ गए, जैसे ही जिप खुलने की आवाज़ आई तो हानिया भी कपकपा गई थी। इसकी कमीज को हटाता हुआ अपने दांत वहां पर गाड़ चुका था। हानिया का दिल तो यूं था जैसा भी फट के बाहर आ जाएगा। इसकी कमर पर नाखून गाड़ती हुए मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस इसके ऊपर ज़बरदस्ती झुकता चला गया। बस मुझे तुम्हारी पाक दामनी का सबूत चाहिए। मुझे देखना है कि तुम कितनी पाकीज़ा हो। मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरी इस तरह की ज़बरदस्ती वाली हरकत पर आग बबूला हो गई। अचानक ही मैंने एक झटके से इसके शरीर को खींचकर, जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। मेरी माँ भी कमरे में मौजूद थी। माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई, कमरों को चारों तरफ देखने लगी। मुझे याद था कि जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी तो मुझे एकदम बेहोशी तारी हो गई थी, लेकिन ख़ुद को हॉस्पिटल में पाकर मैं हैरान हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरी माँ की आवाज़ आई, तुम ठीक तो हो ना हानिया मेरी बच्ची? ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब कौन तुमसे
शादी करेगा। मेरी माँ रोते हुए ये सब कह रही थी, लेकिन मुझे मेरी माँ की बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। माँ, आप ये सब क्या कह रही हो? मुझे तो आपकी बातों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू नादान है मेरी बच्ची, लेकिन कौन इस हकीकत को मानेगा। तू जल्दी से ठीक हो जा, हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। नहीं चाहिए हमें कोई भी प्रॉपर्टी हिस्सा, बस मैं तेरी इज्जत की हिफाजत चाहती हूँ। लेकिन तू इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी, अपना मुंह बंद रखना होगा, किसी को भी आगे ज़बान नहीं खोलनी होगी। मैं किसी तरह से तेरा रिश्ता तय कर दूँगी, मामला वहीं रफा दफा हो जाएगा। चल जल्दी से ठीक हो जा, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मैं अपनी माँ को रोता हुआ देखकर परेशान हो गई। मैं अपनी माँ को पूछने लगी, माँ, बाबा के मरने के बाद इस घर के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे और हम अपना घर क्यों छोड़ेंगे माँ? माँ ने मेरी बातें सुनकर कहने लगी, बेटी, अभी तू बहुत मासूम है, तुझ में तो अभी भी बचपना है, लेकिन मैं तेरा शिकार होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तू अभी इन बातों को नहीं समझेगी। पता नहीं, मेरी माँ बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे माँ की बातों का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यूँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर आ गई और माँ ने यहाँ पर आकर अपने भाई से अकेले में बात करने लगी। तब तक मैं अपने कमरे में बैठी माँ का इंतज़ार करने लगी और थोड़े ही वक्त के बाद माँ आकर मुझसे कहने लगी कि 8 दिनों में तुम्हारे निकाह अयान के साथ होने वाला है, तुम इस निकाह के लिए तैयार रहना। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। नहीं माँ, मैं हरगिज़ भी अयान से शादी नहीं करूँगी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल जाहिल गवार है। मैं तो इसे निकाह क्या देखना भी पसंद नहीं करती। ये सुनना था कि अम्मा ने मेरे गाल सुर्ख कर दिया और कहने लगी, अगर तुम ये निकाह नहीं करोगे तो तुम्हारी करतूतें सबके सामने आ जाएंगी, तुम भी हो जाओ माँ, लेकिन मैं अयान के साथ निकाह नहीं करूँगी। मेरा यह कहना था कि माँ का हाथ का छापा मेरे गालों पर छोड़ गया था। अब की बार मैं हैरान होते हुए अपनी माँ को देखा, जो माँ ने आज तक मुझे आंखों भी नहीं दिखाई थी। आज उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। मैं माँ को हैरान नज़रों से देख रही थी, जबकि मेरी आँखों से बेतहाशा आंसू निकल रहे थे। तभी अयान की माँ मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी, देखो बेटा, तुम्हें ये निकाह तो करना ही होगा, ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है। मुझे तो इनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो अयान की माँ को कोई जवाब नहीं दिया और भागती हुई सीधा अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी सीढ़ियों से अयान मोबाइल देखता हुआ आ रहा था। जब सीढ़ियों पर मैं इससे टकराई तो नीचे गिरने ही वाली थी कि अयान ने मुझे जल्दी से मेरे कमरे में हाथ डालकर अपने करीब खींचा। अयान का खींचना इतना तेज था कि मैं इसके सीने से टकराई। ये मुझे गुस्से से देखता रह गया। मैं इसकी बाहों की गिरफ्त से निकलकर कमरे में चली गई। कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं मेरी माँ मेरे साथ क्या करने वाली थी, क्यों वो शादी करवाना चाहती थी, वो भी मुझसे बड़े आदमी के साथ। मुझे तो ये सोचकर ही मेरा सर फटा जा रहा था। पता नहीं क्यों इन बातों का कुछ और अंदेशा हो रहा था। माँ ने तो अब फैसला कर चुकी थी कि मेरी शादी होकर ही रहेगी। इस शादी के लिए अयान को मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। शाम का वक्त था। जब खाना खाने के लिए सब टेबल पर बैठे हुए थे, तभी मेरे चाचा यानी कि अयान के अब्बा कहने लगे, अयान, हमने सबने मिलकर एक फैसला किया है तुम्हारे हवाले से। अयान सवालिया नज़रों से चाचा की तरफ देखता रहा और पूछा, किस बारे में बाबा? तो चाचा कहने लगे, हमने तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। ये सुनना था कि अयान हैरान हो गया, मेरी शादी किससे, और आपने मुझे बताया भी नहीं। चाचा कहने लगे, इसमें बताने वाली क्या बात है, इस घर में जो भी फैसला होता है हम ही करते हैं और सभी को इस फैसले को मानना होगा। अब अयान चुप बैठे नाश्ता कर रहा था, क्योंकि चाचा जो भी फैसला कर देते उस सब से कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। अयान चाचा का मुंह बोला बेटा था, क्योंकि चाचा का दोस्त और इसकी बीवी एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे, इसलिए अयान को बचपन से ही चाचा और चाची दोनों मिलकर अयान को पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसे में चाचा और चाची की कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए अयान को ही अपना बेटा समझकर अपने घर में रख लिया। और ऐसे में शादी का फैसला अयान का किसी तूफान की तरह बरसा था। अयान 40 साल का हो चुका था। इसने इतने साल होकर भी अयान ने शादी नहीं की थी। अब जब चाचा ने शादी का फैसला ले ही लिया था तो अयान को मानना ही था, लेकिन अयान किसी सूरत इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकता था। क्योंकि उम्र का फ़र्क इसे बार बार याद दिला रहा था। हानिया तो 15 साल की मासूम लड़की और 40 साल का वह मर्द था। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? अभी तो हानिया अपनी पूरी पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर कैसे आप लोग इसके साथ मेरा निकाह कर सकते हैं? अयान, अब मैं कुछ भी तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। बस अब मैंने कह दिया ना कि ठीक अगले जुम्मे को तुम्हारा हानिया के साथ निकाह है, तो मेरा ये फैसला अटल है। बाबा अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपनी फुप्पो और माँ को देखने लगा। मेरी माँ ने तो मुझसे नजरें फेर ली, वे भी मजबूर थीं बाबा के फैसले के आगे।
तभी मेरी फूफो कहने लगी, अरे तुम तो ऐसे गुस्सा दिखा रहे हो जैसे भाई किसी राह चलते को उठाकर तुमसे बांधने वाले हैं। हानिया मेरी बेटी है, घर बैठे तुम्हें इतनी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल रही है, लेकिन तुम लोग इस रिश्ते को मानने को तैयार ही नहीं। तुम्हारी तो उम्र निकलती जा रही है, तुम तो आधे से ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, 40 साल के हो उम्र तुम्हारी, और घर बैठे ही कच्ची उम्र वाली रिश्ता मिला है। अल्लाह का शुक्रिया करने के लिए बजाय तुम्हें यहाँ पर बहस करने बैठ गए हो। उठो चलो जाओ, शाबाश, जल्दी से निकाह की तैयारियां शुरू करो। मैं फूफो की बातें सुनकर नाश्ते की टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अब मुझे तो इन माँ बेटी के बीच कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। अब मैं अपने पापा के फैसले के पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि पापा का फैसला मेरी सर आंखों पर था। इनके एहसान मुझ पर इतने थे कि मैं पूरी ज़िंदगी में इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। इसलिए मैं इस निकाह के लिए मान गया और ठीक 8 दिनों के बाद हमारा निकाह था। पूरी हवेली में ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही थी। आज मेहंदी थी और मेहंदी वाले जोड़े में तो हानिया एकदम खूबसूरत लग रही थी और बहुत मासूम भी थी, लेकिन मैं इसकी मासूमियत और खूबसूरती पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब मैं फ़ैसला कर चुका था कि मुझे हानिया के साथ क्या करना है। और अगले दिन हमारा निकाह भी हो गया और यूँ हानिया मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं लॉन्च में बैठा सिगरेट के कश उड़ा रहा था कि तभी मेरी माँ आ गई। अयान, तुम शादी की रात यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम यहाँ बाहर बैठे हुए हो, और नहीं तो क्या करूँ माँ? तुम लोगों ने तो मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जो मेरे वजूद को भी संभाल ना पाए। मेरा ये कहना था कि माँ कहने लगी, खबरदार ऐसा सोच, अभी तो तुम्हारी दुल्हन अभी बहुत छोटी है, मासूम सी बच्ची है। तुम्हारी शिद्दत को और लोहे जैसे वजूद को वह लड़की हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखना और थोड़ा नरमी से पेश आना। क्यों माँ, क्यों मैं इस लड़की से नरमी से पेश आऊँ? अब तो मेरी शादी इसके साथ हो गई है, वह इतनी बच्ची थी तो इतनी जल्दी शादी मुझसे क्यों की? मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि वो बहुत छोटी है, शादी की रात वाले कामों को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात को ही नहीं माना। बस अयान, कितना बोलोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ के सामने इस तरह की बातें करते हुए चले जाओ। अब अपने कमरे में बेचारी तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही होगी। और हाँ, मेरी बातें याद रखना और हानिया से नरमी से पेश आना, मुझे शिकायत का मौका नहीं देना। माँ की बातें सुनकर तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैंने पहले ही फैसला कर लिया था कि आज की रात हानिया और इसकी माँ का पर्दाफाश करना है। ये सोचता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया तो दरवाजे की जोर से खुलने की आवाज़ को सुनकर हानिया कुछ डर गई। मैं झटके से हानिया के करीब गया और इसे बाजू से पकड़कर साइड में खड़ा किया। तभी अलमारी के करीब गया और इसके अंदर से सफ़ेद चादर बाहर निकाली और वह बेडशीट बेड पर लाकर बिछा दी। मैंने इस हरकतों को हानिया खामोशी से खड़ी देख रही थी। यह आप क्या कर रहे हैं अयान? मैं इसकी तरफ देखता हुआ इस पल से लहजे में बोला कि तुम माँ बेटी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पाकीज़ा का सबूत चाहता हूँ, इसलिए सफ़ेद चादर ही बिछाई है और यही एक सबूत है जिसे तुम साबित कर सकती हो कि तुम एक खबर पाकबाज हो। अयान, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो कमरे में आते ही मुझसे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरी पाकीज़ा सबूत लेना चाहेंगे। आप तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ और आप मेरे शौहर हैं, और मैं अभी इस रिश्ते को कायम करने के लिए थोड़ा वक्त चाहती हूँ। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, तो तुम तैयार हो या ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की रात तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शने वाला नहीं हूँ। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी पाकीज़ा दे दूँगा। मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें तलाक देने में। मेरी बातें सुनकर हानिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अच्छी तरह बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी थी और अपनी शर्ट के बटन खोलते ही हानिया को अपने करीब किया। हानिया तो पूरी तरह से सकते में चली गई थी, क्योंकि वह तो बहुत कम उम्र थी, लेकिन मुझे इस पर ज़रा भी रहम नहीं आया। अब मैं इसे ज़ोर से धक्का दिया और मैं भी इसके ऊपर झुका। कमरे में बहुत खामोशी थी और बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से खुशबू से महक रहा था। इस वक्त हानिया दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ये नाजुक सी लड़की के ऊपर जब मैं झुका तो उसकी सिसी निकल गई और मैं पूरे ज़ोर से इसके नशे में खोता चला गया। हानिया मुझे दोनों हाथों से पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे जिसामत पर इस लड़की की ताकत एक मक्खी के बराबर थी। अयान, प्लीज़ थोड़ा धीरे। मैं तो पूरे जोश के साथ हानिया को जब मैं फ्री हुआ तो फ़ौरन सफ़ेद चादर देखने लगा। सफ़ेद चादर को देखते ही मेरी चीख निकल गई थी। मैं इस पर हकीकत पर साख होकर रह गया था। जब हानिया से पीछे हुआ तो हानिया बेड पर बेहोश पड़ी थी और जब सफ़ेद चादर देखा तो सफ़ेद चादर पूरी खून से लथपथ हो चुकी थी और अभी भी हानिया का खून बह रहा था। ये देखकर तो मैं डर गया था और फ़ौरन से मैंने कपड़े तब्दील किया और हानिया के भी कपड़े पहना दिए, लेकिन हानिया भी बेहोश
हुई थी पड़ी थी, इसलिए मैं फ़ौरन माँ के पास भागा। अब मैं डरा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माँ को जब ये सब बताया तो माँ भी फ़ौरन हानिया की तरफ भाग गई और हानिया को होश में लाने की कोशिश करने लगी। ऐसे में मेरे बाबा और फुप्पो दोनों भी कमरे में आ गए। फुप्पो तो अपनी बेटी को बेहोशी की हालत में देखकर इनके होश ही उड़ गए। फुप्पो भी हानिया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। हानिया को ऐसी हालत में देखकर मेरे तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ऐसे में हानिया को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया और इस वक्त मैं ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रात के 3 बजे थे और इस वक्त हानिया को लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। फुप्पो भी अब रो रही थी और मुझे ताने दे रही थी, मेरी नाजुक सी बच्ची के साथ ये तुमने क्या कर दिया है। मैं अभी इन्हें जवाब देने के काबिल भी नहीं था, क्योंकि हानिया की पाकबाजी का सबूत मुझे मिल चुका था। वे सच में ही कुंवारी थी। इसकी उम्र कम होने की वजह से मेरी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए बेहोश हो गई। लेकिन मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि फुप्पो ने अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों ही की। यही सोचते हुए मैं बाहर खड़ा हुआ था। मेरी माँ भी फुप्पो भी यहीं पर खड़े हुए थे। फुप्पो मुझे देखते हुए बोली, मेरी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुम्हारे बेटे से शादी करवाई थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने तो थोड़ी दिन भी सब्र किए बगैर उसके साथ ज़बरदस्ती की होगी, इसलिए मेरी बेटी आज इस हालत में है। मुझे अब इनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया। मैं अब अपने लव बचाता हूँ इनसे पूछने लगा कि अगर आपको पहले से पता था कि आपकी बेटी के साथ ये सब होने वाला है तो आपने अपनी नाजुक बेटी की शादी मुझसे क्यों की। तो फुप्पो ने ये कैसा जवाब दिया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। फुप्पो कहने लगी कि मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं और हानिया घर में अकेले रहते थे। ऐसे में गांव के सरपंच ने इस पर बुरी नज़र रख ली, क्योंकि हानिया बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती को देखकर सरपंच हानिया को अपनी 5वीं बीवी बनाना चाहता था। एक दिन हानिया को तेज़ बुखार था, तो वह तेज़ बुखार के कारण हानिया बेहोश हो गई, इसलिए सीधा हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर हानिया की तबीयत का सुनकर सरपंच भी वहाँ पर पहुँच गया और मुझसे कहने लगा कि मैं हानिया के साथ 1 महीने के अंदर अंदर निकाह करना चाहता हूँ, इसलिए जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे कह देना। और हाँ, हानिया का अच्छे से ख्याल रखना। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, थोड़े दिनों में वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे कर गया था, इसलिए मैं उसी पैसों में भाई के घर आ गई, क्योंकि मैं हरगिज़ भी अपनी बेटी की शादी उस बुढ़े से नहीं करना चाहती थी और जल्दी में कोई और फैसला भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जब ये बात भाई को आकर बताई तो भाई ने फैसला किया कि वह हानिया की शादी तुमसे करेंगे। हानिया तो इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इसे तो शादी के हवाले से कुछ पता नहीं था। वो मैं थी जो इस शादी के लिए इसे मजबूर कर दिया था और ऐसे में वहाँ तुम्हारी बीवी बन गई। लेकिन तुमने क्या किया, इसके साथ एक ही रात में हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मैं फुप्पो के मुँह से ये सब बातें सुनकर हैरान हो गया था। मुझे इस हकीकत का पता चलते ही मुझे हानिया पर बहुत अफसोस हुआ। इतने में ही डॉक्टर बाहर आए और कहने लगी शादी की रात का डर इसके दिल में बैठ गया था, इसलिए वे बेहोश हो गई थी। छोटी उम्र है ना, अक्सर ऐसा केस हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे आगे ऐसी गलती ना हो। पेशेंट को थोड़े दिनों के लिए आराम की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें हस्बैंड से दूर रखें। 1 माह बाद शौहर से मिलाया सकते हैं। ये सुनना था कि अब मुझे थोड़ी बेसुकून मिला। मेरी हानिया के हवाले से क्या क्या गलत सोच थी, हकीकत जाने बगैर ही इस नफरत से पेश आया था। हानिया भी होश में आ गई और इसे हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। पूरे रास्ते हम खामोश ही थे, बस फुप्पो और माँ ही दोनों बातें कर रहे थे। हानिया पूरे रास्ते मुझे ही खामोशी से घूरे जा रही थी। मैं तो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जो इसके साथ किया था शायद वह माफ़ी के भी लायक नहीं था। थोड़े वक्त के फासले पर हम घर पहुँच गए। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे और हानिया और मेरी माँ के कमरे में ही सोती थी। मैं अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन मैंने अब हानिया से दूरी बना ली थी। लेकिन हानिया बड़े गौर से मुझे देख रही थी। पता नहीं शायद मुझसे कोई काम था इसे, लेकिन मैं अभी भी बात करने और मुश्किल में डालना नहीं चाहता था, इसलिए दूरी ही बनाए रखी। ऐसे ही 2 माह हो चुके थे। मैं हानिया से बात करके एक दिन कमरे में सो रहा था कि किसी का हाथ मेरे लफ्ज़ पर टच हुआ तो मैं घबरा गया। जब लाइट ऑन करके देखा तो बिल्कुल मेरे करीब हानिया थी। हानिया एकदम यहाँ क्यों आ गई हो? हानिया कहने लगी, क्यों मैं नहीं आ सकती? क्या मैं तुम्हारी बीवी हूँ, निकाह में हूँ तुम्हारे, और तुम मेरे शौहर हो। पूरा हक रखती हूँ मैं तुम्हारे कमरे में आने का और आपके करीब आने का भी हक रखती हूँ। यह कहकर हानिया मेरे गले लग गई। मैं हानिया को अपने आप से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हानिया छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अब मैं भी इसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और इसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो हानिया, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए था। इट्स ओके आन जी, आप
पूरे हक से मेरे करीब आ सकते हैं। ये कहते ही मैंने ज़ोर से हंसा और कहा, अगर पूरे जुनून के साथ तुम्हारे करीब आया तो तुम मेरी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वरना तुम्हें फिर से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही हानिया शर्म से पानी पानी हो गई। अब मैं भी हानिया की नाजुक आगे के साथ खेल रहा था और आज पूरे हक से हमारा रिश्ता कायम हो चुका था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।